बच्चों, तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज टारगेट टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोग के लिए हम क्लास लेने आए हैं। तो आज डायरेक्ट हम लोग शुरू करने जा रहे हैं बिहार पॉलिटेक्निक के सिविल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट के लिए। आप लोग को ट्रिपल ई का पेपर होगा, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का एक पेपर होगा, वही हम आज शुरू करेंगे टारगेट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो स्वागत है आपको, आप लोगों का इस चैनल पे। मैं मोहम्मद ताजुद्दीन, आप लोगों को आज से मैं ट्रिपल ई का क्लास दूंगा, तो आप लोग भी कंटिन्यू हमारे चैनल पर बने रहिए। चलिए, तो आज हम शुरू करेंगे। आपका एक लेक्चर है, यूनिट 6 है आपका लेक्चर। यूनिट 6 है ट्रांसफार्मर एंड मशीन्स। ट्रांसफार्मर एंड मशीन्स के बारे में आपको जानना है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं कि ट्रांसफार्मर और मशीन क्या है। आपको तमाम सिलेबस के बारे में पता ही होगा कि आपके ट्रिपल ई में टोटल 6 यूनिट है और आपका लास्ट यूनिट है ट्रांसफार्मर एंड मशीन्स। इसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए ट्रांसफार्मर एंड मशीन्स के बारे में चर्चा करते हैं। लेक्चर फर्स्ट है। हम लोग का ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहा है। अगर आप चाहें तो हमारा बैच ले सकते हैं फर्स्ट सेमेस्टर सिविल प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। ये दोनों नंबर पे आप कॉल करके इस टारगेट टेक्निकल क्लासेस के डायरेक्टर से कंसल्ट करके आप क्लास को परचेज कर सकते हैं, ऑनलाइन क्लासेस को। तो चलिए बिना कोई सीधी बात, नो बकवास, डायरेक्ट हम ट्रांसफार्मर एंड मशीन्स को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना होता है, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स है, मतलब इलेक्ट्रिकल के भी पोर्शन को पढ़ना है और इलेक्ट्रॉनिक्स के पोर्शन को भी पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिकल का पोर्शन का शुरुआत करते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम ट्रांसफार्मर के बारे में जानेंगे कि ट्रांसफार्मर है क्या। और मशीन्स के पार्ट में 2 मशीन आता है, डीसी मोटर एंड डीसी जनरेटर। ये डीसी मशीन्स के बारे में पढ़ना है, इसमें मोटर एंड जनरेटर के बारे में पढ़ना है। और अभी हम फिलहाल ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ते हैं तो ये ट्रांसफार्मर का एक मेनली जनरलाइज्ड, एक तरह से हम कह सकते हैं, कंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ट्रांसफार्मर है क्या। ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक डिवाइस है। अब आप लोग पूछेंगे कि सर ये स्टैटिक क्यों है। स्टैटिक डिवाइस कहने का मतलब होता है एक ऐसा डिवाइस जिसमें कोई भी रोटेटिंग या मूविंग पार्ट नहीं हो। रोटेटिंग और मूविंग पार्ट कहने का ये मतलब हुआ कि जिस तरह से इंडक्शन मोटर में और मोटर और जनरेटर में रोटेटिंग पार्ट रहता है, स्टेटर एंड रोटर रहता है, उस तरह से ट्रांसफार्मर में कुछ नहीं रहता है। ये पूरा का पूरा एक स्टैटिक डिवाइस है, मतलब स्थिर है, इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं लगा हुआ है। दूसरा है कि ट्रांसफार्मर का सर हम यूज क्यों करते हैं। ट्रांसफार्मर का यूज इसलिए करते हैं, ये एक इलेक्ट्रिकल सर्किट से दूसरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल को ट्रांसफॉर्म करता है, ठीक। और ट्रांसफार्मर का यूज इसलिए करते हैं, हमने चौथा पॉइंट लिखा है कि इट कन्वर्ट एसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज या करंट को टू वन लेवल फ्रॉम टू अनदर लेवल। एक लेवल से दूसरे लेवल तक वोल्टेज और अल्टरनेटिव वोल्टेज और करंट को चेंज करता है, जिसमें हमारा फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट रहता है। तो ट्रांसफार्मर को ऑलवेज कांस्टेंट फ्लक्स मशीन कहा गया है, क्योंकि इसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहता है। दूसरा बात है कि सर ये वर्क किस पे करता है, तो आप लोगों को मैं बता दूं, ये वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन इफेक्ट पे। म्यूचुअल इंडक्शन इफेक्ट होता है फैराडेज लॉ। फैराडेज लॉ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट है, उसी के फॉर्म्स में हम म्यूचुअल इंडक्शन पर बात करते हैं। इसका फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी रहता है। उसके बाद हम अब इसका एक कंस्ट्रक्शन आप लोग को बता रहे हैं। ये ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन है, ये कोर है, इसको यॉक भी कहा जाता है, ठीक। और ये सीआरजीओ से लेमिनेटेड, मतलब सीआरजीओ कंस्ट्रक्शंस के आधार पर रहता है। सबसे पहले ट्रांसफार्मर ऑलवेज वर्क्स ऑन एसी। ट्रांसफार्मर हमेशा एसी पे वर्क करता है। अब आप पूछेंगे कि सर ये डीसी पे क्यों नहीं वर्क करता है। ये डीसी पे इसलिए नहीं वर्क करता है क्योंकि डीसी जो है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इफेक्ट को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये एसी पे फॉलो करता है। दूसरा हो गया स्टैटिक डिवाइस। उसके बाद म्यूचुअल इंडक्शन पे कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी है, ये कन्वर्ट करता है वोल्टेज या करंट को एक लेवल से दूसरा लेवल तक। और वोल्टेज को जो एक लेवल से दूसरा लेवल तक इंक्रीज और डिक्रीज करता है उसको कहते हैं, जो इंक्रीज करता है उसको स्टेप अप ट्रांसफार्मर, जो डिक्रीज करता है उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। उसके बाद होता है, अब हम डायरेक्ट आपको यहाँ से बताते हैं। मान के चलिए अगर आपने एसी यहाँ सप्लाई दिया, ठीक, जिसके कारण V1 हुआ। एसी एक V1 यानी कि वोल्टेज सप्लाई किए, V1 के कारण इसमें अल्टरनेटिंग करंट I1 हुआ। I1 जो हुआ वो I1 जो होगा वो बोथ वाइंडिंग से जो ब्लिंक करेगा, तो हम लोग जानते हैं कि फ्लक्स बराबर N इंटू आई, ठीक। फाई जो, तो ये नंबर ऑफ टर्न्स इंटू करंट बराबर फ्लक्स इसमें इंड्यूस हो जाता है।
तो ये फाई जो होता है एक बार इस N1 से और एक बार ये N2 से, एक बार N1 से जो लिंक करता है तो फाई एक बार N1 से जो लिंक करता है तो प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ E1 होता है, और एक बार फाई N2 से जो लिंक करता है तो सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ E2 होता है। ये इतना बात आप लोग जान गए। स्टैटिक डिवाइस वर्क ऑन म्यूचुअल इंडक्शन इफेक्ट, कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी कन्वर्ट एसी वोल्टेज या करंट वन लेवल टू अनदर लेवल विदाउट चेंज इन एनी फ्रीक्वेंसी। दूसरा, ये इसका प्राइमरी वाइंडिंग हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है, ये इसका सेकेंडरी वाइंडिंग हो गया, यहाँ पे लिखा हुआ है। प्राइमरी वाइंडिंग जो होता है ऑलवेज सोर्स से कनेक्टेड रहता है, ये सोर्स हो गया एक तरह से, इसको हम सोर्स कहेंगे। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है ये लोड से कनेक्टेड रहता है, इसको लोड कहेंगे। ठीक, अब देखिए, मान के चलिए आप कहेंगे, एक ग्राफ के माध्यम से आपको बताते हैं। मान के चलिए ये वोल्टेज हम इनपुट यानी कि प्राइमरी साइड दे रहे हैं, हमको सेकेंडरी में वोल्टेज इंक्रीज करके मिल रहा है, मतलब वोल्टेज को स्टेप अप किया, तो ये क्या हो गया, वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ठीक, और जो करंट को स्टेप अप स्टेप डाउन करेगा उसको कहेंगे करंट ट्रांसफार्मर। अब ये हो गया। इसके मेनली हम लोग, आप लोग पढ़ते होंगे ट्रिपल ई में, बहुत ही छोटा सिलेबस दिया गया है। ट्रांसफार्मर के बारे में पढ़ना है, उसका टाइप्स पढ़ना है, ईएमएफ इक्वेशन पढ़ना है, और उसके बाद आपको मोटर के बारे में पढ़ना है और उसका कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रिंसिपल पढ़ना है। तो उसके बाद ये आज पहला लेक्चर है, इसलिए हम आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। फुल्ली आपको कॉन्सेप्ट इसी के सहारे बताते जाएंगे। ये बहुत हमने लिख दिया क्योंकि बोर्ड छोटा सा है, बड़ा बोर्ड नहीं है, इसलिए इसी में बताना है, और हम एक बाय एक लाइन करके आपको बता रहे हैं। V1 दिए जिसके कारण I1 हुआ, अल्टरनेटिंग वोल्टेज के कारण अल्टरनेटिंग करंट हुआ, अल्टरनेटिंग करंट के कारण फ्लक्स ∅1 होगा और फ्लक्स ∅ होगा। ये फ्लक्स जो है N1 से लिंक करेगा, तो N1 से लिंक करेगा तो E1 इंड्यूस्ड होगा, और यही फ्लक्स अगर N2 से लिंक अप करेगा तो E2 होगा, यानी कि सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ। और हम लोग जान रहे हैं कि सेकेंडरी जो है ऑलवेज लोड से कनेक्टेड है, तो यहाँ एक तरह से पूरा मतलब क्लोज्ड पाथ बन रहा है, जिस वजह से इधर करंट I2 होगा, यानी कि सेकेंडरी करंट। तो चलिए हम अब यहाँ पे टैप्स आपको बोले थे, तो टैप्स में दो बात है, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो इसी में हम चर्चा करते हैं। E2 ग्रेटर देन E1, N2 ग्रेटर देन N1 और I2 लेस देन I1। ये अगर ये केस आपको कहीं भी मिलता है तो हम कहेंगे स्टेप अप ट्रांसफार्मर है। E2 लेस देन E1, N2 लेस देन N1 और I1 ग्रेटर देन I2, तो इसको कहेंगे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ठीक, अब हम लोग जानेंगे कि सर अब ट्रांसफार्मर का यूज क्यों करते हैं, ट्रांसफार्मर आखिर इसका जरूरत क्यों पड़ा। देखिए, आप लोग जानते होंगे जनरेटिंग, ट्रांसमिटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग, इलेक्ट्रिकल पावर को जनरेट, ट्रांसमिट और डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो जहाँ पे जनरेट किया जाता है वहाँ पे एक वोल्टेज, मान के चलिए अब वोल्टेज 132, जैसे लेटेस्ट कंसीडर दैट, मान के चलिए 132 हम जनरेट किए। अब इसको तो 132 को डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस से यूज के लिए होम में नहीं यूज कर सकते हैं, तो इसको डाउन करने के लिए 11 kV में लाते हैं। इसको जैसा रिक्वायरमेंट रहता है 440 में लाते हैं, 33 में लाते हैं, 22 में लाते हैं। तो इस हिसाब से वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज हम लोग जनरेटिंग, ट्रांसमिटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग में करते हैं। उसके बाद सर्किट को आइसोलेट करने के लिए हम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। उसके बाद एक वेरियाक के रूप में हम लेबोरेटरी वगैरह में वेरियाक में ऑटो ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। और उसके बाद फ्रीक्वेंसी में भी एक तरह से ट्रांसफार्मर का यूज होता है। तो मेनी ऐसे ट्रांसफार्मर्स हैं जिसके यूज किए जाते हैं। तो यूजेस भी आपने जान लिया कि क्यों यूज होते हैं, और इसका मेनी मोर एप्लीकेशंस है वो आपको बता देंगे। ट्रांसफार्मर में जो होता है ना कि कोई भी रोटेटिंग पार्ट नहीं होता है, जिस वजह से इसका एफिशिएंसी अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस एंड मशीन से ज़्यादा होता है, क्योंकि जिसमें रोटेटिंग पार्ट होता है उसमें मैकेनिकल लॉस हो जाता है। इसमें उतना मैकेनिकल लॉस नहीं के बराबर, एक तरह से आइडियल केसेस अगर लेके चलेंगे तो नहीं के बराबर होता है। इसलिए ट्रांसफार्मर का एफिशिएंसी अदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से ज़्यादा होता है। उसके बाद आ गए हैं, आपको यहाँ लास्ट पॉइंट हमने लिखा है, ट्रांसफर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। एक सर्किट से दूसरे सर्किट में इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करना, वोल्टेज को इंक्रीज डिक्रीज करना, अल्टरनेटिंग वोल्टेज को, दैट्स यूज बाय द विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफार्मर। ये हो गया। इधर भी आपको मैंने स्टेप अप स्टेप डाउन का दोनों कॉन्सेप्ट बता दिया। N2 हो गया सेकेंडरी टर्न, N1 प्राइमरी टर्न, प्राइमरी वाइंडिंग का, सेकेंडरी वाइंडिंग का। ये I1 प्राइमरी करंट, सेकेंडरी करंट। इसको आप IP भी लिख सकते हैं, IS भी लिख सकते हैं, इसमें नो डाउट। ठीक, अब ये हो गया। अब आप पूछेंगे कि सर E1 क्यों इंड्यूस्ड होता है। देखिए, दो चीज से होता है। ट्रांसफार्मर जो वर्क करता है म्यूचुअल इंडक्शन इफेक्ट पे।
और इसमें जो E1 होता है वो सेल्फ इंडक्शन से होता है, और क्योंकि इसमें फ्लक्स जो होता है वो सिंगली N1 से होता है, जिस वजह से दो कॉइल यहाँ पे है, एक N1 का एक N2 का, और इस पे हम कॉइलिंग किए हुए हैं। और ये मेरा कोर है। कोर जो होता है वो उसका जो रिलक्टेंस होता है वो लो होता है और परमेबिलिटी हाई होता है। रिलक्टेंस लो होता है मतलब रिलक्टेंस ऐसे समझिए आप लोग कि जिस तरह से रेसिस्टेंस करंट का अपोज करता है उसी तरह से रिलक्टेंस जो है फ्लक्स का अपोज करता है। तो इसीलिए इसका रिलक्टेंस लो होता है, तो जिस वजह से परमेबिलिटी हाई होता है। परमेबिलिटी हाई कहने का मतलब ये फ्लक्स को अलाउ करेगा, पासेस करेगा। इससे जो ये जो डायरेक्शन आपने देखा है ये फ्लक्स का है, तो फ्लक्स ये कोर से जो है ना फ्लक्स ज्यादा हाई करेगा। और यही हो गया, आपको मैंने बता दिया, ये आज बेसिक ही था। इधर लोड है। फिर से एक बार मैं बता देता हूँ, आसानी से शॉर्टकट में बता देता हूँ कि ट्रांसफार्मर तो जान गए कि ये स्टैटिक डिवाइस होता है, ये कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी होता है इसमें, और इसका यूज जो है हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज और करंट को स्टेप अप और स्टेप डाउन के लिए करते हैं। और ऑलवेज आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता दूं कि इसमें जो होता है ये पावर जो होता है P बराबर V/I होता है, और ये जो पावर से इसको कोई लेना देना नहीं है, इसको इस दो फेनोमेनन से लेना देना है, ठीक ना। ये दो फेनोमेनन से इसको लेना देना है, पावर का इसमें कोई रिलेशन नहीं है। उसके बाद इसको अगर पावर को हमको देखना है, इसको अगर इंक्रीज करेंगे तो ये डिक्रीज होगा, अगर इसको डिक्रीज करेंगे तो ये इंक्रीज होगा, इसलिए इसको पावर ओवर से लेना देना नहीं है। ये वोल्टेज एंड करंट होता है, और इसमें फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है, म्यूचुअल इंडक्शन इफेक्ट पे वर्क करता है। उसके बाद आप लोग को मैंने बता दिया कि अगर इधर मतलब वोल्टेज अगर डिक्रीज दे रहे हैं तो इधर ये इंक्रीज करके देगा, ये एक सर्किट से दूसरे सर्किट में हमको मतलब ज्यादा करके देगा। अब आप लोग सोचते होंगे कि सर हमको आसानी से बताइए, तो मैं आसानी से बता देता हूँ कि जैसे ये ट्रांसफार्मर था, मैंने बताया था ये ट्रांसफार्मर है ऐसे, ठीक। ये ट्रांसफार्मर था, इधर प्राइमरी था, इधर सेकेंडरी था। अब माने चलिए प्राइमरी किसको कहते हैं, जिधर सोर्स लगा हो, जिधर इधर सोर्स लगा रहेगा तो इधर प्राइमरी हो गया, इधर लोड लगा रहेगा तो ये सेकेंडरी हो गया। तो सोर्स में अगर हम V1 दिए अल्टरनेटिंग वोल्टेज, उसके कारण I1 हुआ अल्टरनेटिंग करंट, उसके कारण फाई हुआ यानी कि अल्टरनेटिंग फ्लक्स। ये फाई जो है वो दोनों कॉइल से N1 से और N2 से यानी कि कॉइल 1 से और कॉइल 2 से लिंक अप करेगा। N1 से जो एक फ्लक्स लिंक करेगा तो इधर E1 होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण EMF इंड्यूस्ड होता है, और दूसरा जो N2 से फ्लक्स मेरा लिंक अप करेगा तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के कारण फैराडेज लॉ है, सेकंड लॉ, इफ रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूस्ड EMF, इसके कारण क्या होगा, E2 होगा, जिसको सेकेंडरी इंड्यूस्ड EMF कहेंगे। तो आप लोग ने जान लिया। अब कहेंगे कि सर इधर तो सब चीज हो गया, V1 दे दिए, V1 के कारण I1 हो गया, I1 के कारण फ्लक्स हो गया। फ्लक्स कैसे इंड्यूस्ड होता है, फाई बराबर आप लोग जानते होंगे N/I, तो नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट, जो इसमें अल्टरनेटिंग करंट रोटेट कर रहा है इसके वजह से फ्लक्स हुआ। ये फ्लक्स दो भाग में हो गया, लिंक करेगा एक बार N1 के साथ एक बार N2 के साथ। आप लोग समझ गए। अब आप लोग कहेंगे कि सर ये सब तो इंड्यूस्ड हो गया, अब इधर क्या मतलब सर्किट कैसे पूरा होगा। तो आप लोग जान रहे हैं कि सेकेंडरी में क्या लगा हुआ है, लोड जो है इधर क्लोज पाथ दे रहा है, जिस वजह से इधर I2 हो जाएगा, जिसको सेकेंडरी करंट कहेंगे। और इस तमाम वजह से ट्रांसफार्मर में इधर से इधर करंट एकदम जाता रहता है। तो इधर जो E1 होगा वो सेल्फ इंडक्शन के कारण, और इधर जो होगा म्यूचुअल इंडक्शन के कारण। स्टैटिक जान गए, वर्क्स जो करता है उस पर जान गए, यूज जान गए, इफिशियंसी क्यों हाई होता है वो जान गए, ट्रांसफार्मर का क्या कॉन्सेप्ट है वो जान गए, फ्लक्स लिंकिंग का कॉन्सेप्ट जान गए। आज मेरा फर्स्ट ही लेक्चर था, इसलिए आप लोग को सिंपल वे में बताया गया है ट्रांसफार्मर को। इसलिए सबसे पहले मेरा हमेशा कोशिश रहता है सबसे पहले आप जाने कि ये क्यों पढ़ रहे हैं। तो आप लोग को मैंने सारा चीज बता दिया, यूजेज बता दिया, इधर दो चीज बता दिया, स्टेप अप का कॉन्सेप्ट, स्टेप डाउन का कॉन्सेप्ट। अब आप लोग कहेंगे कि सर एक बार स्टेप अप स्टेप डाउन में बताइए। E2 जो है ग्रेटर देन E1 होगा, और इसमें ऐसे ऐसे भी लिख सकते हैं N2 ग्रेटर देन N1 होगा, ये केस स्टेप अप। और E2 लेस देन E1 होगा और N2 लेस देन N1 होगा, ये जो है स्टेप डाउन का कॉन्सेप्ट हो गया।
मतलब सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ से बड़ा होगा तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलेंगे, और सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ प्राइमरी इंड्यूस्ड ईएमएफ से छोटा होगा तो उसको हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बोलेंगे। तो आप लोग ये कॉन्सेप्ट को जान चुके हैं, ये आप लोग को ग्राफ भी बता दिए हैं, तो सारा चीज़ बता दिए हैं। आसानी से अगर ट्रांसफार्मर के बारे में आपको लिखना है कि सर ये क्या है, तो आपको सबसे पहले ये लिखना होगा, आपको सबसे पहले ये लिखना होगा। कोई पूछ देगा कि आपको ट्रांसफार्मर क्या है, तो आप इसका ये जवाब देंगे, ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस which convert या which transfer electrical energy from one circuit to another circuit। ठीक, और ये जो होता है it convert alternating voltage and current from one level to another level। मैं बोल भी देता हूं, आप समझ जाइए कि ट्रांसफार्मर इज ए स्टैटिक डिवाइस which can transfer electrical energy from one circuit to another circuit। It convert alternating voltage and current from one level to another level, जिसमें फ्रीक्वेंसी ऑलवेज कांस्टेंट रहेगा। ठीक, इसलिए, और ये एक स्टैटिक डिवाइस है। स्टैटिक डिवाइस कहने का मतलब इसमें कोई रोटेटिंग या मूविंग पार्ट नहीं रहेगा, और वोल्टेज स्टेप अप स्टेप डाउन और करंट को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, और मेनी मोर यूज है। आपको आगे चल के हम इसका मोर एप्लीकेशन बता देंगे कि 8-10 एप्लीकेशन बता देंगे, यानी कि 8-10 मतलब टाइप्स बता देंगे ट्रांसफार्मर का, कि ट्रांसफार्मर किस किस में यूज होता है। आज हम लोग सिंपल इंट्रोडक्शन रखे थे इसका, कि आपको ट्रांसफार्मर के बारे में जानना है, तो आप लोग सारा चीज़ जान ही गए होंगे। ये सिंपल सा डिफिनेशन है, आपको क्लास में भी नोट्स मैं भेज दूंगा, और ये आज का मतलब इतना ही था और सफिशियंट है। अगर आपने मेरी बात को ध्यान से भी सुना होगा तो इतना आप लोग के लिए सफिशियंट है, और यही आप लोग के लिए था। तो आज ये इंट्रोडक्शन क्लास था, तो मेरी कोशिश हमेशा रहेगी कि आप लोग को फार बेटर चीज़ पूरी बेटर कॉन्सेप्ट के साथ प्रोवाइड करें। तो टारगेट टेक्निकल क्लासेस का ऑनलाइन क्लासेस भी चल रहा है, तो मैंने आप लोग को सारा चीज़, आज ये इंट्रो क्लास था, कल से हम लोग और कंटिन्यू रहेंगे, जिसमें ईएमएफ इक्वेशन को जानेंगे, ट्रांसफार्मर्स के टाइप्स को जानेंगे, ट्रांसफार्मर में ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो है आपके सिलेबस में, वो भी जानेंगे। उसके बाद नेक्स्ट डे से हम मोटर का शुरू से बेसिक से जानेंगे। अब कोई बच्चा पूछेगा कि सर ट्रांसफार्मर को इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन क्यों नहीं कहते हैं? देखो बाबू, ये इलेक्ट्रोमैकेनिकल मशीन नहीं है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल मशीन बहुत बुक में कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कन्वर्सन होता है। क्योंकि ये जो मेन वाला पोर्शन होता है ना, ये मैग्नेटिक का काम करता है, और ये इधर जो होता है वो इलेक्ट्रिकल होता है, तो इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोर्शन, ये अगले वीडियो में हम चर्चा कर देंगे इसका। इसको इलेक्ट्रोमैकेनिकल नहीं कहते हैं, बहुत लड़का छात्रों ने पूछा था हमसे। तो आज इतना जो था वो आप लोग के लिए एनफ है, और ये छोटा सा बोर्ड है इसलिए बार बार लिखना पड़ता, लॉन्ग लेक्चर हो जाता है, इसलिए हमने एक ही बोर्ड में लिख के आप लोग को सब चीज़ बता दिया है। आशा करते हैं कि आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा। तो थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आया होगा तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और पूरे बिहार के पॉलिटेक्निक के छात्रों को इस वीडियो को फैलाएं, ताकि वो लोग इस वीडियो को देखें और टारगेट टेक्निकल क्लासेस से जुड़ सकें। धन्यवाद। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।